दुनिया की सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रही थी। इस शिप पर 28 लोग थे। एक लेजेंडरी एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकल्टन। शैकल्टन का सपना था कुछ ऐसा करना जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, पूरे अंटार्कटिका को पैदल क्रॉस करना। ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि पागलपन जैसा लगता है। चार नवंबर 1914 का दिन था। ब्रिटिश शिप एंड्योरेंस तूफानी समंदर को चीरकर दुनिया की सबसे डेंजरस और मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका की तरफ बढ़ रही थी। इस शिप पर 28 लोग थे। एक लेजेंडरी एक्सप्लोरर सर अर्नेस्ट शैकल्टन। शैकल्टन का सपना था कुछ ऐसा करना जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, पूरे अंटार्कटिका को पैदल क्रॉस करना। सोचो जरा, न स्मार्टफोन, न जीपीएस और ना ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और टेम्परेचर जो -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। बर्फीली तूफान के बीच एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल चलना, ये सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि पागलपन जैसा लगता है। प्लान ये था कि शिप विडल सी के थ्रू अंटार्कटिका तक पहुंचेगी, वहां से टीम साउथ पोल की तरफ ट्रैक शुरू करेगी और फिर रॉस सी तक जाकर एक्सपीडिशन कंप्लीट करेगी। टोटल डिस्टेंस है लगभग 2900 किलोमीटर, और अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो ये जर्नी 120 दिन में खत्म हो जाती। लेकिन जो होने वाला था वो कोई सोच भी नहीं सकता था। 5 नवंबर 1914 को एंड्योरेंस साउथ जॉर्जिया आइलैंड के व्हीलिंग स्टेशन पर ये उनका लास्ट ह्यूमन सेटलमेंट था। यहीं पर लोगों ने शैकल्टन को वार्न किया कि वेडल सी की कंडीशन बहुत खराब है, जर्नी डिले कर दो। लेकिन शैकल्टन ने किसी की नहीं सुनी। उसका एक ही मिशन था, रिस्क लेना। और दिसंबर आते आते डर सच में बदल गया। वेडल सी की बर्फ इतनी घनी थी कि शिप धीरे धीरे फंस गई। 18 जनवरी 1915 को एंड्योरेंस पूरी तरह आइस में जम चुकी थी। क्रू ने हर पॉसिबल कोशिश की, इंजन फुल स्पीड पर चलाए, बर्फ काटने की कोशिश की, लेकिन शिप 1 इंच नहीं हिली। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जिस जगह उनको उतरना था, विशल बे, शिप उससे दूर होती जा रही थी। महीने बीत गए, अंटार्कटिका का विंटर आ गया, मतलब 24 घंटे अंधेरा, एक्सट्रीम कोल्ड, और शिप पर बर्फ का प्रेशर बढ़ता जा रहा था। फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली ने उस वक्त की तस्वीरें ली जिसमें क्लियरली दिख रहा था कि बर्फ कैसे शिप को क्रश कर रही है। सितंबर 1915 तक शिप में क्रैक्स पड़ने लगे। अक्टूबर के एंड में एक मैसिव आइस ब्लॉक ने एंड्योरेंस को जोर से हिट किया। पानी शिप के अंदर घुसने लगा। क्रू ने 3 दिन तक लगातार पानी पंप किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार शैकल्टन को वो डिसीजन लेना पड़ा जो कोई भी लीडर नहीं लेना चाहता, शिप को खाली करने का। कुछ ही दिन बाद एंड्योरेंस पूरी तरह टूटकर बर्फ के नीचे दब गई। शैकल्टन का सपना अंटार्कटिका को क्रॉस करने का सपना ही रह गया। अब सवाल ये था, क्या ये लोग बच पाएंगे? क्रू एक फ्लोटिंग आइस सीट पर फंस चुकी थी, 20 समंदर में। न रेडियो, न कांटेक्ट, न कोई आइडिया कि दुनिया को पता भी है या नहीं कि ये जिंदा है। उसके पास सिर्फ 3 छोटी बोट, एक स्लेज और लगभग सिर्फ 1 महीने का राशन था। रात को इसलिए लोग चिपक कर सोते थे ताकि बर्फ की वजह से जम न जाए। रेस्क्यू की उम्मीद लगभग 0 थी। शैकल्टन ने कैलकुलेशन की, सबसे नजदीकी लैंड था पोलिट आइलैंड, लगभग 550 किलोमीटर दूर। सोच ये थी कि जो रेस्क्यू सप्लाईज रखे गए थे वो शैकल्टन ने खुद अरेंज करवाए थे सालों पहले। क्रू की कोशिश ये थी कि पोलिट आइलैंड तक पहुंचा जा सके, और रूल बना दिए गए कि कोई भी इंसान 2 पाउंड से ज्यादा लगेज नहीं ले जा सकता। शैकल्टन खुद अपने गोल्डन कॉइन्स और बाइबल बर्फ में छोड़ दिए। फ्रैंक हर्ली को 400 फोटोज में से सिर्फ 150 नेगेटिव ले जाने पड़े। वही फोटोज आज दुनिया को इस कहानी के बारे में बताती। फूड शॉर्टेज इतनी सेवर थी कि उनके साथ रहने वाले पपीज को भी मारना पड़ा।
जब स्लेज और बोट खींचकर चलना शुरू किया तो मुश्किल और बढ़ गई, क्योंकि समर आ चुका था और बर्फ पिघलने लगी थी। 3 घंटे की मेहनत के बाद सिर्फ 1 मील का डिस्टेंस कवर होता है। आखिरकार उन्होंने एक नया कैंप बनाया, ओशियन कैंप, और वेट करने लगे कि आइस शीट लैंड की तरफ ड्रिफ्ट करे। महीने बीत गए। आइस शीट कभी ईस्ट कभी नॉर्थ ड्रिफ्ट करती रही। फूड राशन और स्टिक हो गया। दिन का एक बिस्किट, थोड़ा सा कोकोआ और सील या पेंगुइन का शिकार। शेकल्टन अक्सर क्रू से झूठ बोलता था कि खाना बहुत है, क्योंकि उसे पता था कि इस सिचुएशन में फिजिकल स्ट्रेंथ से ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। 1916 की शुरुआत में उन्हें दूर माउंटेन दिखने लगे। ये जॉनविल आइलैंड थी, लेकिन इसका मतलब ये था कि वो प्लेट आइलैंड को पीछे छोड़ चुके थे। आगे सिर्फ कुछ आइलैंड थे, क्लियरेंस आइलैंड और एलिफेंट आइलैंड। एलिफेंट आइलैंड के बाद था दुनिया का सबसे डेंजरस वाटर बॉडी, ड्रेक पैसेज, जहां हजारों शिप्स और सेलर्स मर चुके थे। अगर आइस शीट वहां पहुंची तो सब खत्म। अप्रैल 1916 तक आइस शीट बहुत छोटे हो चुके थे। शेकल्टन ने डिसीजन लिया कि अब बोट्स में उतरना ही होगा। 15 अप्रैल 1916 को 497 दिन के बाद ये लोग फाइनली एलिफेंट आइलैंड पर लैंड कर पाए। पर जमीन पर खड़े होना उनके लिए हेवन जैसा था। लेकिन एलिफेंट आइलैंड अनहैबिटेटेड था, न लोग, न रेस्क्यू और न ही शिप। शेकल्टन के पास 3 ऑप्शन थे और उसने सबसे रिस्की लगने के बावजूद साउथ जॉर्जिया आइलैंड चूज की। सिर्फ 6 लोग एक छोटी सी बोट में 1300 किलोमीटर का सफर करने निकले। ड्रेक पैसेज के थ्रू 3 हफ्ते तक वेव्स, स्ट्रॉम्स, डार्कनेस और एग्जॉशंस का सामना करते हुए 10 मई 1916 को वो साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंच गए। लेकिन व्हेलिंग स्टेशन आइलैंड की दूसरी तरफ थी। उनकी बोट टूट चुकी थी, तो उन्होंने एक और नया इम्पॉसिबल काम किया, साउथ जॉर्जिया आइलैंड को पैदल क्रॉस करना। 36 घंटे बिना सोए 10,000 फीट के स्नोई माउंटेन्स पार करके 20 मई 1916 को शेकल्टन और उसके साथी व्हेलिंग स्टेशन पहुंच गए। इतिहास में पहली बार इस आइलैंड पर किसी ने पैदल क्रॉस किया था। अब सबसे बड़ा कंसर्न है, एलिफेंट आइलैंड पर पहुंच गए 22 लोग। शेकल्टन ने कई बार रेस्क्यू की कोशिश की, पर बर्फ की वजह से फेल होता जा रहा। आखिर 25 अगस्त 1916 को वो चिलियन शिप येल्चो के साथ वापस निकला। 30 अगस्त 1916 को जब शिप्स एलिफेंट आइलैंड पहुंची तो एक मिरेकल हुआ। सारे 22 लोग जिंदा थे। फ्रैंक वाइल्ड रोज सुबह एक ही लाइन बोलता था, पैक योर बैग्स बॉयज, द बॉस कैन कम टुडे। और आखिरकार बॉस आ ही गया। शेकल्टन 27 लोगों के साथ निकला था और 27 के 27 को वापस ले आया। उसका ओरिजिनल मिशन फेल हो गया, लेकिन जो उसने अचीव किया वो उससे भी बड़ा था। परफेक्ट लीडरशिप, करेज और टीम वर्क का एग्जाम्पल। 106 साल के बाद 2022 में शेकल्टन की शिप वेडल सी के नीचे परफेक्ट मिली। आज जॉर्जिया के आइलैंड पे शेकल्टन की कब्र है, एक रिमाइंडर की अगर लीडरशिप और टीम वर्क मजबूत हो तो हर इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो।